हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुनेट में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी सभी आने वाली शैक्षिक पात्रता परीक्षाओं की यहाँ पर भली भांति तैयारी करा रहे हैं, बहुत ही शॉर्टकट में। अगर आपके पास समय की कमी है और आप जल्दी से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक समय पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए अभी। और आपको हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्टकट में सभी नोट्स कवर करवा देंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको ब्रूनर का टॉपिक कहीं से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं इसी टॉपिक में सब कुछ ब्रूनर के बारे में, जो इन्होंने सिद्धांत दिए, जितनी इन्होंने बातें कही हैं, इनकी संपूर्ण विचारधारा यहीं पे ख़त्म करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रूनर का सिद्धांत, जो कि जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से, ये दिया था इन्होंने। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा गया है। जी हाँ। और आप ये भी जानते हैं कि सेम बात पियाजे ने भी बताई है, यानी उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि ब्रूनर और पियाजे में क्या क्या समानताएं हैं और उसमें क्या क्या अंतर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनका पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर। जी हाँ, जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम था। और ये भी एक रचनावादी थे, जैसे कि पियाजे थे, जैसे कि व्यवगास्की थे, वैसे ही ब्रूनर भी एक रचनावादी थे। जी हाँ। और इन्होंने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया, जो कि हैं डिस्कवरी लर्निंग। इनका कहना था कि बच्चे खोज करके सीखते हैं। जी हाँ, जितना बच्चा खुद से खोज करके सीखता है, उतना ही जल्दी उसकी लर्निंग होती है, उतना ही अच्छा उसका अधिगम होता है और उतनी ही तेज़ी से उसका विकास होता है। ये इनका कहना था कि डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज करना, बच्चे खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये जेरोम ब्रूनर ने ही कहा था। तो कहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, यूपीटेट में, कि खोज करके सीखने की बात किसने कही है? तो वो ब्रूनर ने कही है। अगली बात इन्होंने कही थी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की। जी हाँ, कि बच्चे ज्ञान को खुद से अपने अनुभवों से रचते हैं, यानी उसका निर्माण अपने अनुभवों से करते हैं। कि जो भी बच्चों को अपने खोज के स्वरूप फाइंड आउट करते हैं, जो भी पता करते हैं इधर उधर से, जो खोजबीन करते रहते हैं वो स्वयं से, उसके अनुरूप जो उनको अनुभव महसूस होते हैं, उन अनुभवों से वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अधिगम प्राप्त करते हैं, उसको इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट का नाम दिया। कि बच्चे अपने अनुभवों से खुद के ज्ञान को रचते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इन्होंने दो बातों पे ध्यान दिया, डिस्कवरी लर्निंग और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बात करी थी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस की। जी हाँ, तीन अवस्थाओं की इन्होंने बात करी है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि इनके क्रम को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनके क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए क्रमिक रूप से। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये तीनों स्टेज हैं। पहली है इनएक्टिव स्टेज, जिसको आप कह सकते हैं संक्रियात्मक या फिर कंक्रीट स्टेज। संक्रियात्मक या फिर कंक्रीट स्टेज। दूसरी है आइकॉनिक स्टेज, यानी इसको आप बोलते हैं पिक्टोरियल स्टेज। और तीसरी है सिंबॉलिक सिंबॉलिक स्टेज या फिर एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसके ये तीन नाम जो हैं, और जो इसके दूसरे नाम जाने जाते हैं वो भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं, इसलिए आप तीन दोनों ही अपने माइंड में रखिएगा। साथ साथ इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इनएक्टिव को संक्रियात्मक अवस्था, आइकॉनिक को दृश्य प्रतिमा अवस्था और सिंबॉलिक को प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके डिटेल में। तो इनएक्टिव जो कंक्रीट स्टेज होती है, उसकी उम्र क्या होती है बच्चे की, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक होती है? तो ये होती है 6 से 18 महीने के बच्चे के लिए। जी हाँ, यानी कि आधे से 1.5 साल तक के बच्चे में इनएक्टिव स्टेज पाई जाती है। जिसमें वो क्या करता है? तो इनएक्टिव स्टेज में आप देख सकते हैं, बच्चा मूवमेंट करता है, क्रियाएं करता है, हिलता डुलता है और एक्शंस करता है, कई अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी करता है। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है कि बच्चा किस अवस्था में मूवमेंट और एक्शन करने लगता है और किस उम्र में करता है, तो आप सीधे लगाएंगे टिक 6 से 18 महीने में का जब बच्चा होता है, तब वो मूवमेंट करता है, एक्शंस करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। और इस अवस्था को इनएक्टिव यानी कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं, या हिंदी में इसको संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं आइकॉनिक यानी कि पिक्टोरियल स्टेज की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दृश्य प्रतिमा। ये होता है 18 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए। कैसे? इसमें बच्चा ना चित्रों को, फोटोज़ को, मॉडल्स को देखकर उनकी इमेज अपने माइंड में बना लेता है, आंखों से देखकर उनको अपने माइंड में ऑब्जर्व करके, और फिर उसको पहचानना स्टार्ट कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। क्योंकि जो चीज़ें उसने देखी हैं, गेंद देखी है तो गेंद का आकार वो समझ जाता है, गेंद का रूप वो समझ जाता है, कोई फोटो देखी है, उन सब चीज़ों को वो समझना प्रारंभ कर देता है। किस उम्र में? 18 महीने से 6 वर्ष की अवस्था के बीच में, जिसको बोलते हैं दृश्य प्रतिमा या फिर आइकॉनिक स्टेज। ठीक है ना?
पिक्चर से आप इसको रिलेट कर लीजिए, पिक्टोरियल स्टेज। ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है, बच्चा किन चीज़ों को पहचानता है, या फिर इसकी उम्र कितने से कितने वर्ष के बीच में होती है। अगला आता है सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। जी हाँ, या तो सिंबॉलिक स्टेज बोलिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट स्टेज बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतीकात्मक, यानी कि अब बच्चा प्रतीकों को भी समझने लगता है, प्रतीकों का अनुभव करने लगता है, उनको जानने लगता है। ऐसा होता है 6 साल से अधिक उम्र की अवस्था में। जी हाँ, जब 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था में वो बढ़ता है, 8 वर्ष तक पहुंचता है, तभी ये सिंबॉलिक अवस्था जो होती है ये उसकी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और इसमें वो क्या क्या अनुभव करता है, इसमें वो भाषा सीखता है यानी लैंग्वेज सीख जाता है, सिंबल्स समझने लगता है यानी प्रतीकों को, और शब्दों को पहचानना शुरू कर देता है। इस प्रकार से जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, ब्रूनर ने क्या क्या बताया, 2 मेन कॉन्सेप्ट बताए। डिस्कवरी लर्निंग यानी बच्चा खोज करके सीखता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चा अपने खुद के अनुभवों से अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। फिर इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी बताई, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, संक्रियात्मक, दृश्य प्रतिमा और प्रतीकात्मक। इनएक्टिव की जो एज होती है वो 6 to 18 मंथ्स होती है, आइकॉनिक की एज होती है 18 to 6 ईयर्स, 18 मंथ्स to 6 ईयर्स, एंड सिंबॉलिक की जो होती है वो 6 ईयर्स प्लस होती है, यानी कि 6 साल से अधिक होती है। इनएक्टिव में बच्चा मूवमेंट और एक्शन करने लगता है, आइकॉनिक में बच्चा इमेजेस और पिक्चर्स और मॉडल्स को पहचानने लगता है, जबकि सिंबॉलिक में लैंग्वेज, सिंबल्स और वर्ड्स को जानने लगता है, यानी कि भाषा को, प्रतीकों को और शब्दों को वो पहचानने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है स्कैफोल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको व्यवस्थी के समय पर भी यही बताया था, अगर आपने व्यवस्थी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी ही देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो व्यवस्थी ने भी बताया था स्कैफोल्डिंग के बारे में, परंतु अगर क्वेश्चन आता है कि स्कैफोल्डिंग यानी मचान जिसको हिंदी में कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रूनर ने ही किया था। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा बिल्कुल कि स्कैफोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रूनर ने ही किया था, जिसको हिंदी में मचान भी कहते हैं। इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कई बार कंफ्यूजन होती है सीटेट जैसी परीक्षाओं में, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स अक्सर बदल दिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले आता है एडल्ट पार्टिसिपेशन के बारे में किसने बताया, तो एडल्ट पार्टिसिपेशन के बारे में भी ब्रूनर ने ही बताया था कि जो एडल्ट यानी बड़े लोगों के बीच में पार्टिसिपेट करके बच्चा सीखने लगता है, उनके अनुभवों से सीखता है, उनके ज्ञान को ऑब्जर्व करके सीखता है, तो वो किसने बताया, एडल्ट पार्टिसिपेशन के बारे में ब्रूनर ने बताया। ठीक है ना। अगली बात आती है एमकेओ की। अब मैं आपको बता दूं, एमकेओ भी मैंने आपको पढ़ाया है व्यवस्थी वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है वहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ कि एमकेओ किसको कहते हैं, एक किसी व्यक्ति को जिसको कोई ज्ञान बच्चे से ज़्यादा आता हो, यानी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हो, ज़्यादा, जैसे कोई टीचर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, यानी कोई भी चीज़ जो हमें किसी से सीखनी है और वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा जानता है, हम उससे सीख रहे हैं, तो हमारे लिए वो व्यक्ति एमकेओ का काम करता है, यानी कि वो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है। ठीक है ना, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल, जिससे हम कोई चीज़ सीख सकें। तो एमकेओ की बात भी ब्रूनर ने भी करी थी, यानी स्कैफोल्डिंग और एमकेओ दोनों ही कॉमन है व्यवस्थी और ब्रूनर के बीच में। बहुत ही दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन आएगा तो आपको चूज करने में आसानी रहेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यवस्थी और ब्रूनर दोनों, तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है स्पायरम करिकुलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सर्पिल पाठ्यक्रम भी बोलते हैं हिंदी में। सर्पिल पाठ्यक्रम बार बार पूछा जाता है, इसके क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बार इसका सीधा सा अर्थ यही है कि बच्चे को कोई भी चीज़ बार बार नहीं पढ़ानी है। अगर पढ़ाते भी हैं तो एक ही तरीके से नहीं, बल्कि जो आप रिवीजन कराते हैं, जो शिक्षक बच्चे को रिवीजन करा रहा है किसी कोर्स के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि उसी टॉपिक को वो पहले सरल तरीके से समझाए, फिर उसका रिवीजन थोड़े कठिन तरीके से कराए, फिर थोड़े कठिन तरीके से, इस टाइप से अलग अलग तरीकों से वो बच्चे को पढ़ना सिखाता रहे, जिससे ये होगा कि बच्चे को सरल से कठिन की ओर चलने की पद्धति का ज्ञान होगा और वो धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होगा। उसका माइंड जो है वो सरलता से जटिलता की ओर विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्पाइरल करिकुलम या फिर सर्पिल पाठ्यक्रम। इसका सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स चलता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बच्चे का सीधा क्या पद्धति चलेगी, कौन सा सिस्टम फॉलो किया था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का। कई बार सीधा सीधा पूछ जाता है कि स्पाइरल करिकुलम में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या सरल से जटिल। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, स्पाइरल करिकुलम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर से रिलेटेड है, बार बार पूछा जाता है। आगे आती है बात, पियाजे और ब्रूनर दोनों का ही ये मानना था कि बच्चे अपनी नॉलेज स्वयं से कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी स्वयं से रचते हैं, स्वयं से निर्मित करते हैं। अर्थात बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, एक सक्रिय अधिगम करता होता है। जी हाँ,
बच्चा क्या होता है, एक सक्रिय अधिगम में हिस्सा लेने वाला पार्ट अदा करता है। तो एक्टिव लर्नर नाम किसने दिया बच्चे को, ब्रूनर ने। एक्टिव लर्नर सीधा सीधा वर्ड ही पूछ दिया जाता है कि किसने बच्चे को एक्टिव लर्नर का की संज्ञा दी है, तो ब्रूनर ने दी है। एक्टिव लर्नर की संज्ञा बच्चे को ब्रूनर ने दी है। और पियाजे और ब्रूनर दोनों का ही मानना था कि बच्चे अपनी नॉलेज स्वयं से कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्वयं से ही रचते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। तो ये है समानता पियाजे और ब्रूनर के बारे में। चलिए बात करते हैं ब्रूनर और पियाजे में क्या अंतर था। तो ब्रूनर ने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो सतत विकास होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है बच्चे की। और जबकि पियाजे का क्या कहना था, पियाजे जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा पर पियाजे ने कोई भी जोर नहीं दिया था, भाषा भाषा को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया था, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं बताया था। पर इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और वो कैसे प्रोसीड करता है, कैसे आगे बढ़ता है, थ्रू स्टेजेस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पियाजे की जो विकास का क्षेत्र है वो अवस्थाओं के बेस पर है, अवस्थाओं पे आधारित है, जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रोथ बोली जाती है। जबकि ब्रूनर ने जो ग्रोथ बताई है बच्चे की, वो सतत विकास यानी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ पर आधारित है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है जो बार बार पूछा जाता है। आप समझ रहे होंगे, ये ग्राफ देखिए मैंने बनाया हुआ है, सतत विकास सीधा जाता है, जबकि असतत विकास बार ग्राफ के थ्रू मैंने दर्शाया है। एक अवस्था में थोड़ा, दूसरी अवस्था में थोड़ा, तीसरी में थोड़ा, ऐसे धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता जाता है प्याजे के हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रूनर और प्याजे में क्या समानता है और ब्रूनर और प्याजे में क्या अंतर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आज इसको पूरा ही क्लियर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। इससे बाहर ब्रूनर से एक भी प्रश्न नहीं बनता है, बहुत ही रेयर होगा अगर ऐसा कोई प्रश्न इससे बाहर ही पूछते हैं। बाकी एग्जाम्पल तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आपको सबसे पहले दिमाग में बिठाना है ये पूरा कॉन्सेप्ट कि ब्रूनर की मेंटेलिटी क्या थी, जिस बेस पे उन्होंने अपनी साइकोलॉजी दी थी। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।